हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स पर। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल्ड स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन की थी कि नेट कॉमर्स पेपर कोड नंबर 8 में फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ कैसे निकाला जाए। वहाँ पर मैंने आपको अपना टीचिंग प्लान भी बता दिया था कि पहले हम एचआरएम को बिल्कुल डिटेल्ड मैनर में कवर करेंगे, उसके बाद अगला सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। एचआरएम की क्लासेज को मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है और सभी टॉपिक हम इन 4 कैटेगरीज में कवर कर लेंगे। यदि आपको लगता है कि कोई टॉपिक मैंने इंक्लूड नहीं किया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यदि आपको लगता है कोई टॉपिक मैंने कवर नहीं किया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, वो टॉपिक भी मैं इंक्लूड कर लूँगा। अभी जब तक एचआरएम की क्लासेस चल रही है, अब टॉपिक बताएंगे तो इजीली टॉपिक इंक्लूड हो जाएगा और वीडियो बन जाएगा। एचआरएम कंप्लीट होने के बाद आप टॉपिक बताएंगे तो फिर से एचआरएम पर वीडियो बनाने में टाइम लगेगा। स्पेसिफिक टॉपिक में हम ये 12 टॉपिक क्लियर करेंगे। रामबाण सीरीज में हम ये 3 चीज़ें क्लियर करेंगे। 5 मिनट सीरीज में मैंने टोटल 20 टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं और हम टोटल 255 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर, जिसमें मैंने दिसंबर 2009 से दिसंबर 2019 तक के सभी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और कुछ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए हैं। 7 वीडियोज मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हम टोटल 150 एमसीक्यूज कर चुके हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 8 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 151 से 170 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि आपने वो 7 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर में से देख लेना, क्योंकि कुछ टॉपिक को हम डिटेल में वहाँ पर कवर कर चुके हैं। आप लोगों के लिए मैंने क्विज भी स्टार्ट कर दिए हैं। जो लोग वो क्विज ज्वाइन किए थे कल, उन लोगों को ये वीडियो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा, क्योंकि उन लोगों को पता है कि उन्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जो मैंने कल 20 क्वेश्चन क्विज में दिए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिटेल में कवर करने वाले हैं और उनके टॉपिक भी हम देखने वाले हैं। यदि आपने अभी तक क्विज ज्वाइन नहीं किया है, क्विज में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर पार्टिसिपेट कर लें। और ज़्यादा बेटर ये रहेगा, पहले आप क्विज सॉल्व करें, उसके बाद ये वीडियो देखें। क्विज सॉल्व करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। आप टेलीग्राम पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं ओनली कॉमर्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वैसे क्विज में आसान थे, लेकिन फिर भी मैक्सिमम स्कोर केवल 12 क्वेश्चन था आउट ऑफ 20। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी पोजीशन कहीं पर भी हो, यदि आप में डेडिकेशन है तो आप बेस्ट बन सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट में हमें कुछ एक्ट के नाम दिए हैं और राइट साइड में हमें ईयर्स दिए हैं। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इसका ईयर होता है 1965, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का हमारा ईयर होता है 1923, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। मिनिमम वेजेज एक्ट का हमारा ईयर होता है 1948, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। और पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट का ईयर होता है 1972, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 4132 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको इन एक्ट के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। मिनिमम वेजेज एक्ट के नाम से ही आपको लग रहा है किस बारे में ये एक्ट ये कहता है कि एम्प्लॉयर को चाहे बेनिफिट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, स्टेट ने जो मिनिमम वेजेस तय कर दी वो मिनिमम वेजेस तो देनी ही पड़ेगी। हर 5 साल में स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेज को रिवाइज करती है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट किस बारे में है? एम्प्लॉयमेंट के दौरान यदि एम्प्लॉय को कोई डिजीज हो जाती है या उसके साथ दुर्घटना हो जाती है तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। बोनस एक्ट और ग्रेजुएटी एक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हुए हैं। बोनस एक्ट के बारे में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हुए हैं और 2-3 बार मैं आपको बता चुका हूं। तो आज मैं लास्ट बार ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको रिवाइज करा रहा हूं। इसके बाद ये 3 टॉपिक मैं आपको फिर से कभी रिवाइज नहीं कराऊंगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये एमसीक्यूज वीडियो आप सीरीज में ही देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि आप इसी तरीके से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ टॉपिक्स को हम पहले ही डिटेल में कवर कर चुके हैं।
बोनस एक्ट 1965 में ये जो 3 टॉपिक बता रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जिन लोगों का कोड नंबर 17 या कोड नंबर 55 है उन लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 10 मिनिमम बोनस के बारे में बताता है। एम्प्लॉय को मिनिमम कितना बोनस देना पड़ेगा, डिपेंड करता है एम्प्लॉय की एज 15 है या 15 से कम है। यदि एम्प्लॉय की एज एग्जैक्ट 15 ईयर्स है या उससे भी ज़्यादा है तो एक साल में कम से कम 100 रुपीज़ या 8.33 ऑफ सैलरी, जो भी ज़्यादा हो उतना बोनस देना पड़ेगा। तो हमेशा ही 8.33 ऑफ सैलरी ही ज़्यादा आएगा। 8% रुपीज़ 100 तो तब ज़्यादा आएगा जब साल की सैलरी 1200 रुपये के लगभग हो, तो वो कभी भी नहीं होगा। एक्ट में चेंज करने की ज़रूरत है। ये रुपीज़ 100 हो सकता है 1965 में रेलेवेंट हो, अब ये रुपीज़ 100 और 60 बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। यदि एज 15 ईयर से कम है तो 100 रुपये की जगह 60 रुपये हो जाएगा, रुपीज़ 60 और 8.33 का हायर हो जाएगा। फिर हमारा सेक्शन 11 मैक्सिमम बोनस के बारे में बताता है कि सैलरी का मैक्सिमम 20% बोनस लेने के लिए एम्प्लॉय एलिजिबल होगा। एक्चुअल में बोनस मिलेगा कितना, 8.33 से 20% के बीच में, उसके लिए कैलकुलेशन होती है जिसमें हमें 10 मिनट्स लगेंगे। आज तक नेट कॉमर्स में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। यदि कमेंट्स आए तो बोनस एक्ट पर हम अलग से वीडियो लेकर आ सकते हैं। कोड नंबर 17 जिनके लेबर लॉज डिटेल में है। फिर बोनस एक्ट का तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्शन 19 टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। यदि एम्प्लॉयर को बोनस का पेमेंट करना है तो कितने टाइम के अंदर करना कंपलसरी है। यदि कोई भी डिस्प्यूट नहीं है तो अकाउंटिंग ईयर के एंड होने से 8 मंथ्स के अंदर अंदर बोनस का पेमेंट कर दिया जाना चाहिए, वरना पनिशमेंट लगेगा। और यदि डिस्प्यूट था तो कोर्ट का फैसला आने से या आर्बिट्रेटर का फैसला आने से 1 मंथ के अंदर अंदर बोनस का पेमेंट कर दिया जाना चाहिए। फैसले को यहाँ पर अवार्ड कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अवार्ड का क्या मतलब है। अब मैं आपको ग्रेजुएटी एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, ये मैंने आपको पहले नहीं बताए। ये पॉइंट्स आप बिल्कुल ध्यान से देख लेना। ये सभी टॉपिक जो मैं आपको 4-5 टॉपिक बताने वाला हूँ ग्रेजुएटी एक्ट के सेक्शन 4 में दिए गए हैं। सबसे पहली बात, आपको ये पहले से पता है कि ग्रेजुएटी का पेमेंट कब मिलता है, सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट पर मिलता है। यदि आप अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं तो ग्रेजुएटी का पैसा आपको किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। पीएफ का पैसा भी रिटायरमेंट पर ही मिलता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में आप पीएफ का पैसा पहले भी निकलवा सकते हो, लेकिन ग्रेजुएटी तो सर्विसेज टर्मिनेट होने के बाद ही मिलेगी। यहाँ पर मैं रिटायरमेंट वर्ड कम में ले रहा हूँ। रिटायरमेंट इंक्लूड डेथ एंड सुपर एन्यूशन। किसी भी वजह से सर्विसेज टर्मिनेट हो गई हो परमानेंटली, तब ग्रेजुएटी का पेमेंट मिलेगा। आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल काम किया तो ग्रेजुएटी मिलेगी क्या? नहीं। कम से कम 5 साल आपने सर्विस दी हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, कंटिन्यूसली एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल काम किया हो, तब आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। 1 साल काम किया फिर आपने छोड़ दिया, फिर से ज्वाइन किया तो भी नहीं मिलेगी। 5 साल कंटिन्यू आपको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन एम्प्लॉय को वर्क करते हुए 3 साल ही हुए थे और उसे अपनी सर्विसेज छोड़नी पड़ी क्योंकि उसकी डेथ हो गई या टोटल डिसेबलमेंट हो गया। पार्शल डिसेबलमेंट होता तो हो सकता है उसकी सर्विसेज कंटिन्यू रहती, लेकिन टोटल डिसेबलमेंट हो गया। यदि इन 2 रीज़न की वजह से सर्विसेज टर्मिनेट हुई है तो 3 साल पूरे होने पर भी ग्रेजुएटी मिल जाएगी। 6 महीने कंप्लीट हुए हैं तो भी ग्रेजुएटी मिलेगी। 1 दिन कंप्लीट हुआ है तो 1 दिन की भी ग्रेजुएटी मिलेगी। फिर अगली बात है ग्रेजुएटी में कितनी अमाउंट दी जाएगी, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बना रखा है। सेक्शन 4 हमें फॉर्मूला नहीं बताता है, लेकिन उन कॉन्सेप्ट से हमने फॉर्मूला बना लिया है। जब आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हो तब वहाँ पर ग्रेजुएटी की डिडक्शन के लिए 2 सिचुएशन पढ़ते हो कि ग्रेजुएटी एक्ट लग रहा है तब और जब ग्रेजुएटी एक्ट नहीं लग रहा है तब। तो यहाँ पर बात हो रही है ग्रेजुएटी एक्ट हमारा लग रहा है, उसी की हम बात कर रहे हैं। वहाँ पर भी आप इसी तरीके से कैलकुलेशन करते हैं डिडक्शन के लिए, तो आपको वहाँ पर भी ये पॉइंट हेल्प करेगा।
दो टाइप के एम्प्लॉय हो सकते हैं, सीजनल और नॉन सीजनल। जनरली एम्प्लॉय कैसे होगा, सीजनल होगा कि नॉन सीजनल होगा? नॉन सीजनल होगा जो पूरे 12 मंथ काम करता है, और सीजनल वाला 12 मंथ काम नहीं करता। सीजनल हो एम्प्लॉय चाहे नॉन सीजनल हो, वो दो टाइप का हो सकता है, जिनको पेमेंट मंथली बेसिस पर मिलता है या जिनको पेमेंट यूनिट बनाने के बेसिस पर मिलता है। यदि एम्प्लॉय नॉन सीजनल है और मंथली उसे पेमेंट मिलता है तो यहाँ पर आप मेरी बात ध्यान से सुनना, फॉर्मूले को रटना नहीं है। यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा। तो यदि नॉन सीजनल एम्प्लॉय है और उसमें भी मंथली एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय ने 20 साल की सर्विस दी है, 20 साल की सर्विस देकर वो रिटायर हुआ है, तो हमारा एक्ट ये कहता है कि 1 साल के गिफ्ट के रूप में 15 दिन की सैलरी फ्री। मतलब 20 साल काम किया है तो 6 महीने की सैलरी फ्री, 1 साल के लिए 15 दिन की सैलरी मिलेगी एज ए ग्रेजुएटी। तो यहाँ पर हमने 1 महीने की सैलरी ले ली, LDS लास्ट ड्रॉन सैलरी। जब वो रिटायर हुआ तब उसे 1 महीने के कितने रुपए मिल रहे थे? मान लीजिए जब वो रिटायर हुआ तो 1 महीने के 50,000 रुपये मिल रहे थे। डिवाइडेड बाय 26 करने से क्या आया हमारा? 1 दिन की सैलरी आ गई। 26 आपको पता है कि हमने क्यों किया? हमने संडे को एक्सक्लूड कर दिया है, इससे एम्प्लॉय को बेनिफिट होगा। तो LDS डिवाइडेड बाय 26 से 1 दिन की सैलरी आ गई, इंटू 15 करेंगे तो 15 डेज की सैलरी आ जाएगी। 1 साल के लिए 15 डेज का गिफ्ट है, 20 सालों के लिए उसे 6 महीने की सैलरी एक तरीके से मिल जाएगी। और यदि पीस रेटेड एम्प्लॉई है तो भी यही तरीका रहेगा, लेकिन वहाँ पर हम लास्ट ड्रॉन सैलरी नहीं लेंगे क्योंकि सैलरी बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होती है। मान लीजिए कि वो दिसंबर में रिटायर हुआ और दिसंबर में उसे केवल 20,000 रुपये ही मिले क्योंकि कम यूनिट बनी थी, एम्प्लॉयर ने जानबूझकर उससे कम यूनिट बनवाई, जबकि उसका एवरेज तो 1 लाख रुपये आता है। तो यहाँ पर हम पीस रेटेड में लास्ट ड्रॉन सैलरी नहीं लेकर एवरेज सैलरी लेंगे, और एवरेज सैलरी यहाँ पर 3 मंथ की ली जाती है। यदि एम्प्लॉई सीजनल है और सीजनल में मंथली है तो फॉर्मूला वैसे ही हो जाएगा जैसे मंथली में था नॉन सीजनल में, लेकिन यहाँ पर हम केवल 7 दिन की ही सैलरी देंगे। वहाँ पर 15 दिन की सैलरी गिफ्ट में मिल रही थी, यहाँ पर 7 दिन की। आप बोलोगे ये तो एम्प्लॉय के साथ आप गलत कर रहे हो। एम्प्लॉय की क्या गलती है? अगर वो सीजनल में काम कर रहा है तो नॉन सीजनल में करता है तो 15 दिन का गिफ्ट, यहाँ पर 7 दिन का गिफ्ट। बिल्कुल भी गलत नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हम नंबर ऑफ सीजन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम ये मानकर चलते हैं 20 साल में उसने 40 सीजन निकाले होंगे तो यहाँ पर आंसर लगभग वही आ जाएगा। और सीजनल में पीस रेटेड है तो हमारा वही तरीका हो जाएगा जो नॉन सीजनल में पीस रेटेड का था, बस यहाँ पर 7 दिन का ही मिलेगा। एवरेज सैलरी हम 3 मंथ की ले लेंगे। तो आई होप आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो गया होगा। एक और पॉइंट आपको बता देता हूँ, इनकम टैक्स में भी आपके काम में आ जाएगा, या फिर आप मुझे ये बता दीजिए कि जब हमारा ग्रेजुएटी एक्ट लग रहा है तो जो नंबर ऑफ सर्विस है आपको ही बताना है, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो जब हमारा ग्रेजुएटी एक्ट लग रहा है तब जो हमारे नंबर ऑफ ईयर्स हैं उसको हम राउंड ऑफ करते हैं या नहीं करते हैं। यदि एम्प्लॉय ने सैलरी दी 20 ईयर्स 7 मंथ के लिए तो 21 साल की ग्रेजुएटी मिलेगी या 20 ईयर्स की ग्रेजुएटी मिलेगी, ये आपको बताना है। और आपको ये भी बता देना है कि यदि हम राउंड ऑफ करते हैं तो 6 मंथ को 1 साल मानेंगे या 6 मंथ को इग्नोर कर देंगे, ये भी आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से। अगला हमारा पॉइंट है मैक्सिमम कितनी ग्रेजुएटी मिलेगी। 20 लाख रुपीज़ मैक्सिमम ग्रेजुएटी है। आप बोलोगे कि हमारे पड़ोस में तो एक पर्सन है उसे 50 लाख रुपए ग्रेजुएटी के मिले थे। देखो ये वाला पॉइंट क्या कहता है, ये लीगल राइट की बात करता है। ये वाला ये कहता है कि पिछले वाले फॉर्मूले से आपने कैलकुलेशन लगाई कि 30 साल एम्प्लॉय ने वर्क किया और आपने कैलकुलेशन से निकाला तो आपका आंसर आ गया 30 लाख। एम्प्लॉय के पास लीगल राइट केवल 20 लाख का ही है। एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से चाहे तो कितना भी दे सकता है। एम्प्लॉयर ने बोला मैं तो तुम्हें फॉर्मूले से 30 लाख आ रहे हैं लेकिन मैं तुम्हें 30 करोड़ दूंगा तो 30 करोड़ भी दे सकता है,
कोई उसको नहीं रोकेगा, लेकिन एम्प्लॉय केवल 20 लाख ही मांग सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं मांग सकता। यदि एम्प्लॉयर बोले कि आंसर तो तुम्हारा 30 लाख आ रहा है लेकिन मैं तुम्हें 18 लाख ही दूंगा, तो एम्प्लॉय कोर्ट में जा सकता है। एक और बात, आप बोलोगे कि टैक्स में तो हम 20 लाख ही पढ़ते हैं। देखो ऐसा है, 20 लाख का तो डिडक्शन है वहाँ पर। यदि 50 लाख की ग्रेजुटी मिलेगी तो 20 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। ग्रेजुटी कितनी भी दी जा सकती है। अगली बात है फॉरफीचर ऑफ ग्रेजुटी। फॉरफीचर का क्या मतलब है? फॉरफीचर का मतलब है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रेजुटी देने से मना कर देगा, साफ बोल देगा कि कोई ग्रेजुटी नहीं है, जो करना हो वो कर लेना। ऐसा कब हो सकता है? दो बातें होती है, एक होता है पार्टली फॉरफीचर, एक होता है फुल्ली फॉरफीचर। पार्टली में कम ग्रेजुटी मिलेगी एम्प्लॉय को, फुल्ली में बिल्कुल भी ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। पार्टली तब होगा जब एम्प्लॉय की लापरवाही या जानबूझकर की गई भूल, तो दोनों का मतलब एक ही हो गया, के कारण एम्प्लॉयर को कुछ नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है। मान लीजिए मेरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में मैंने एक रिसेप्शनिस्ट बिठा रखा है, उसने स्टूडेंट से नकली नोट ले लिए, उसने चेक ही नहीं किया कि नोट असली है या नकली है, महात्मा गांधी जी है या फिर संजय दत्त है उस पर, ये चेक नहीं किया, तो लापरवाही के कारण मुझे नुकसान हुआ। रिटायरमेंट के टाइम ग्रेजुटी से मैं वो पैसे काट सकता हूँ। यहाँ पर खास बात यह है कि लापरवाही होनी चाहिए, जानबूझकर की गई भूल का मतलब है एक नॉर्मल पर्सन वैसे गलती नहीं करता, वरना तो हर पर्सन ये कह देगा कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो जितना नुकसान हुआ वो काट लेंगे। सेकंड चीज़ है बिल्कुल भी ग्रेजुटी नहीं देंगे। यदि एम्प्लॉय ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, घर पर क्या करता है अपन को उससे मतलब नहीं है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी दंगा फसाद किया या नैतिक दुराचरण का कोई अपराध किया, यहाँ पर नैतिक दुराचरण में रिश्वत लेना भी इंक्लूडेड है। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर रीअपॉइंटमेंट आफ्टर डिसेबलमेंट। स्टूडेंट आप ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ग्रेजुटी के। यदि आपने पूरा एक्ट नहीं पढ़ा और ये 6 पॉइंट भी देख लिए तो आप ये मानकर चलो 90% आपने कवर कर लिया है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय था, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, बिल्कुल हंसता खेलता इंसान था, इतना खुश इंसान मैंने किसी को नहीं देखा। उसको आप सैलरी दे रहे थे 50,000 रुपये पर मंथ, 7 साल तक उसने आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। उसके बाद अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और वो दिव्यांग हो गया, लेकिन फुल्ली डिसेबल नहीं हुआ, पार्शियली डिसेबल हुआ। अब भी उसके अंदर टैलेंट है, वो अपना काम अच्छे से कर सकता है। आपने उसको 15,000 रुपये में रख लिया। आप बोलोगे कि ऐसा तो कर ही नहीं सकते, एक तो एम्प्लॉय के साथ गलत हो गया और एक आप सैलरी रिड्यूस कर रहे हो। देखो बिल्कुल कर सकते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के अकॉर्डिंग जो कंपनसेशन देना होगा वो हम दे देंगे, यदि अपने ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के कारण उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो अब हमने उसको रीअपॉइंट कर लिया 15,000 रुपये की सैलरी पर। अब अगले 10 साल बाद में वो रिटायर होता है, तो टोटल सर्विस उसने कितने सालों की दी? 17 ईयर्स की। सीजनल ऑर्गेनाइजेशन की, नॉन सीजनल, मंथली या पीस रेटेड मंथली। अब आप उसकी सैलरी निकालोगे, ग्रेजुटी निकालोगे, तो कैसे निकालोगे? 15,000 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू 27 इंटू 17 ईयर्स। फिर से बोल देता हूँ एक बार, या फिर मैं लिख देता हूँ कैसे आप निकालोगे। आप निकालोगे 15,000 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू 17 ईयर्स। लेकिन इसके कारण तो एम्प्लॉय को नुकसान हो रहा है। उसने 7 साल काम किया था जब उसकी 50,000 रुपये सैलरी थी। तो यहाँ पर ग्रेजुटी 2 तरीके से निकालनी पड़ेगी, 7 साल की अलग निकालनी पड़ेगी और 10 साल की अलग निकालनी पड़ेगी। 7 साल की ग्रेजुटी 50,000 के हिसाब से और 10 साल की ग्रेजुटी 15,000 के हिसाब से। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है हमारा असर्शन, एचआर मैनेजर परफॉर्म द बोथ लाइन एंड स्टाफ फंक्शन। एचआर मैनेजर एडवाइज द लाइन मैनेजर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। सबसे पहले आप लाइन मैनेजर का और स्टाफ का मीनिंग समझ लीजिए। स्टाफ का मीनिंग मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, यदि अभी भी आपको याद नहीं हुआ है, 8 वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, 8 वीडियो देखने के बाद में भी स्टाफ का मीनिंग याद नहीं हुआ है तो स्टूडेंट आपके पढ़ने में ज़रूर कुछ ना कुछ मिस्टेक है, आप लोग डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ रहे हो। यदि यही चलता रहा तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा बढ़िया। और स्टाफ का मीनिंग आपको याद हो चुका है तो बहुत बढ़िया बात है। और यदि आपने वीडियो ही नहीं देखे, आपने कभी सुना ही नहीं स्टाफ का मीनिंग, तो कोई बात नहीं है। देखो स्टाफ का मतलब, पहले लाइन मैनेजर समझ लीजिए। लाइन मैनेजर वो होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, अपनी पावर काम में लेते हैं, ऑथोरिटी काम में लेते हैं, डायरेक्शन देते हैं। और स्टाफ वाले क्या करते हैं, ये लाइन मैनेजर वालों को एडवाइस देते हैं, लाइन मैनेजर वालों को एडवाइस देने का काम करते हैं और इनका कोई भी काम नहीं है। हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़े थे, उसमें लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक माना जाता है क्योंकि यहाँ पर एडवाइस देने वाले लोग भी है। अब हम बात करते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो लाइन मैनेजर है या फिर स्टाफ है। देखो लाइन मैनेजर है वो, लाइन मैनेजर किसके रिगार्डिंग है, देखो जो एचआर मैनेजर है उसके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उनको वो डायरेक्शन तो देगा ही, उन पर अथॉरिटी तो काम में लेगा ही ना, तो वहाँ पर वो लाइन मैनेजर का काम कर रहे हैं। जब एचआर मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स एम्प्लॉयज़ पर अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहा है तो वो लाइन मैनेजर का रोल निभा रहा है। लेकिन एचआर मैनेजर का मेन काम है बाकी डिपार्टमेंट वालों को एडवाइस देना, प्रोडक्शन वालों को, परचेज वालों को, सेल्स वालों को, फाइनेंस वालों को, वहाँ पर वो स्टाफ का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। आपको पता है हमारे ट्रेनिंग मेथड 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑफ द जॉब, एक होते हैं ऑन द जॉब। ऑफ द जॉब के अंदर आप पहले सीखते हो फिर एक्चुअल में वर्क करते हो। ऑन द जॉब के अंदर आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है, सैलरी मिलने लग जाती है, साथ साथ आप सीखते रहते हैं। दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं। ऑफ वाले का फ़ायदा ये होगा आप गुड्स का नुकसान नहीं करोगे, सीखने के बाद में ही रियल वर्किंग कंडीशन में आओगे। नुकसान ये है कि टाइम खराब होगा और इसका जस्ट अपोजिट ऑन वाले में हो जाएगा। जो हम स्पेसिफिक टॉपिक सीरीज में 12 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें एक टॉपिक मैंने ट्रेनिंग भी इंक्लूड किया है, वहाँ पर काफ़ी डिटेल में और काफ़ी टाइप के 20 के लगभग ट्रेनिंग मेथड मैं आपको बताऊंगा। एचआरएम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो टॉपिक होने वाला है तो वहाँ पर डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ये बोल रहे हैं कि कौन सा ऑफ द जॉब नहीं है, तो ऑन द जॉब को हमें ढूंढना है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, लेक्चर मेथड, ग्रिड ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा इंटर्नशिप ट्रेनिंग। बिल्कुल आसान है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या होता है, यदि 2 बातें आप याद कर लोगे, 2 वर्ड, एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। और एक एग्जाम्पल आप याद कर लो, सीए की आर्टिकलशिप। सीए की आर्टिकलशिप में क्या होता है, जो चीज़ें आपने थियोरेटिकली पढ़ी, जो चीज़ें आपने ऑडिट वाली क्लास से पढ़ी, जो चीज़ें आपने लॉ में, कंपनी लॉ में पढ़ा, या बोनस एक्ट, ग्रेजुएटी एक्ट, पीएफ में आपने पढ़ा, या जो चीज़ें आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में या अकाउंट्स बनाने आपने सीखे, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के दौरान उन्हीं चीज़ों को तो आप अप्लाई करते हो। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो हमारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके साथ एग्रीमेंट किया जाता है। जैसे जो एमबीए है तो होटल वगैरह के साथ एग्रीमेंट होता है, बड़े बड़े होटल के साथ, और वहाँ पर उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो इंटर्नशिप हमारी ऑन द जॉब है, रियल वर्किंग कंडीशन में हम यहाँ पर सीख रहे हैं।
और जो बाकी के हमारे मेथड हैं वो ऑफ द जॉब मेथड हमारे माने जाते हैं। जब हमारा डिटेल टॉपिक आएगा तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वहाँ पर हम ट्रेनिंग के सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। लेक्चर मेथड बिल्कुल आसान सा है, एक तरीके से यहाँ पर केवल थ्योरी काम में ली जा रही है, लेक्चर दिया जा रहा है। ये चीज़ें किस केस में हो सकती है, जहाँ पर प्रैक्टिकल की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर लेक्चर मेथड काम में आ सकता है। जैसे टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है तो लेक्चर करा दिए जाते हैं, तो ऑफ द जॉब मेथड हुआ। अब दो चीज़ें हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन और ग्रिड ट्रेनिंग, इनको मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को और ग्रिड ट्रेनिंग को दो बातें होती है, एक होता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, एक होता है जॉब इंस्ट्रक्शन। जॉब इंस्ट्रक्शन तो ऑन द जॉब होता है और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ द जॉब होता है। इनके बारे में हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तीन चीज़ें, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जॉब इंस्ट्रक्शन और ग्रिड ट्रेनिंग। ग्रिड ट्रेनिंग में क्या होता है, सबसे पहली बात ये ऑफ द जॉब हमारा मेथड है, इसमें कुछ सीक्वेंशियल फेजेज में ट्रेनिंग दी जाती है। फेज का मतलब एक तरीके से लेवल हो गया, लेवल 1, लेवल 2 स्टेप हो गई एक तरीके से, और जनरली 6 स्टेप यहाँ पर काम में ली जाती है। ऐसा हो सकता है कि हम 6 साल में ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा लंबी होती है तो 6 साल में हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हैं, 6 साल तक ट्रेनिंग देंगे और हर ईयर हम एक एक स्टेप से एम्प्लॉय को गुजारेंगे। तो जो पहली स्टेप है उसमें एम्प्लॉय को मैनेजमेंट के बारे में समझाया जाता है, सेकंड वाली में टीम वर्क के बारे में समझाया जाता है, थर्ड वाली सेकंड वाली से ही कनेक्टेड है, सेकंड में कोऑपरेशन सिखाया जा रहा है, थर्ड वाली में ये सिखाया जा रहा है कि ग्रुप मेंबर में कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हो, डाइवर्सिटी का सम्मान कर सकें, कम्युनिकेशन बेटर हो पाए। फोर्थ वाले में कॉरपोरेशन के लिए बढ़िया मॉडल क्या रहेगा ये डेवलप करना, पांचवें में इम्प्लीमेंट करना, और छठे वाले में क्रिटिक में क्या जो चीज़ें हमने डेवलप की उनकी आलोचना। क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तभी हम किसी चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से फीडबैक वाला पॉइंट हो गया। जो ग्रिड ट्रेनिंग मेथड है वहाँ पर कंसर्न फॉर पीपल पर फोकस किया जाता है। कहने का मतलब कि कोऑपरेशन पर जोर देना, टीम डेवलपमेंट पर जोर देना, इन पर फोकस किया जाता है। अब हम देखते हैं जॉब इंस्ट्रक्शन। जॉब इंस्ट्रक्शन हमारा ऑन द जॉब होता है, फिर इसमें स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये ऑन द जॉब है तो रियल वर्किंग कंडीशन में हो रहा है। मान लीजिए कि आप ट्रेनी हैं, आप वो एम्प्लॉई है जिसको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ट्रेनर आपको एक एक चीज़ बिल्कुल आसानी से समझा देगा, नॉलेज देगा, आपको स्किल सिखाएगा, बताएगा कि काम कैसे करना है। फिर आप खुद अपने हाथ से करके देखोगे, ट्रेनर चेक करेगा कि आपने सही किया या नहीं किया, करेक्ट करेगा कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। फिर अगला है हमारा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ये हमारा ऑफ द जॉब होता है। इसके अंदर क्या होता है, जनरली ये विदाउट ट्रेनर होता है। आपको ट्रेनिंग दी जा रही है लेकिन ट्रेनर नहीं दे रहा है। ट्रेनर नहीं दे रहा है तो कोई सॉफ्टवेयर काम में ले रहे होंगे, कोई ऐप काम में ले रहे होंगे, कोई अदर मशीन काम में ले रहे होंगे। वैसे आजकल तो सॉफ्टवेयर और ऐप का ज़माना है। ऐसा हो सकता है जैसे देखो आप लोगों ने कभी टैली सीखा होगा, या इससे भी ज़्यादा बढ़िया एग्जांपल लूँ, आप लोगों ने टाइपिंग सीखी होगी। तो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर आता है, उसमें क्या होता है जैसे जैसे आप बढ़िया परफॉर्म करते जाते हो आपका लेवल बढ़ता जाता है। यदि आप बढ़िया परफॉर्म नहीं करते हो तो आपका लेवल वही रहता है। तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो एम्प्लॉय से क्वेश्चन पूछता है, एम्प्लॉय सही जवाब देगा तो अगले लेवल में एंटर कर जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमने पहले से ही प्लान कर लिया कि किस तरीके से हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने वाले हैं, पहले से ही हमने प्रोग्राम तैयार कर लिया। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि ट्रेनर तो है नहीं और एम्प्लॉय धीरे धीरे सीखेगा, और मशीन सिखा रही है तो फिर आराम से ही एम्प्लॉय को समझ में आएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉज आर मोस्टली रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर। नेट कॉमर्स कोड नंबर 8 में डायरेक्टली हमारे लेबर लॉज कोर्स में नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, लेकिन एचआरएम होने के कारण लेबर लॉज के क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट 1 ये बोल रहे हैं, जो अधिकतर हमारे लेबर लॉज हैं वो क्या करते हैं, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर में रिलेशन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाते हैं। कहीं पर भी यदि रेगुलेशन वर्ड काम में आ जाए, इसका मतलब होता है कंट्रोल करना। स्टेटमेंट 2, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप HR प्लान फ्लेक्सिबल। HR प्लान को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। टू अकोमोडेट चेंज, जिससे कि हम उसमें चेंज भी इंट्रोड्यूस कर सके, बिल्कुल सही बात है। दैट टेक्स प्लान एट टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत बात है। किसी भी लेवल पर चेंज हो, HR प्लान में हम चेंज कर सकें, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि HR प्लान सभी लेवल के लिए बनाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, लेकिन सेकंड हमारा फॉल्स हो चुका है। आप ये देख रहे होंगे कि आज हमारे सेट के क्वेश्चन है, नहीं नेट के क्वेश्चन, तो ये नेट से आसान आते हैं, लेकिन क्विज में उतना अच्छा परफॉर्म हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोगों के 15 या 16 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। जब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे 15 या 16 सही होने लग जाए, तब आप मान लेना कि आपका JRF का लेवल आ चुका है। यदि आपके 12 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो आपका नेट क्लियर है। ये मैं बता रहा हूँ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। रिजर्व्ड कैटेगरी के साथ जो आपको बेनिफिट मिलेंगे उसमें हो सकता है 8 क्वेश्चन पर भी आपको बेनिफिट मिल जाए। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सभी खुद को अनरिजर्व्ड कैटेगरी मानकर प्रिपरेशन करना। जो बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट आप ले लीजिए, लेकिन खुद को अनरिजर्व्ड कैटेगरी मानकर बिल्कुल बेस्ट प्रिपरेशन आप करना। जैसे ही अपना कोर्स कंप्लीट होगा, आप पाएंगे कि आपका लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। जो लोग 1 मंथ से रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है 1 मंथ पहले क्या पोजीशन थी और अभी क्या पोजीशन है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट में हमें इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट और TAT स्पेसिफिक टॉपिक सीरीज में सिलेक्शन टेस्ट भी मैंने इंक्लूड किया है, और काफ़ी सारे सिलेक्शन टेस्ट को हम बिल्कुल डिटेल में विद MCQs एंड विद ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे। राइट साइड में हमें दिया मेजर लेटेंट एबिलिटी, मेजर इंटरेस्ट इन द प्रेजेंट जॉब, प्रोजेक्टिव टेस्ट, मेजर कॉम्प्रीहेंशन एंड रीजनिंग। देखो बाकी सारी चीज़ें तो आसान है, प्रोजेक्टिव टेस्ट का मीनिंग बता देता हूँ। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है, एक ऐसा टेस्ट जिसके थ्रू हम सामने वाले की पर्सनैलिटी चेक करते हैं। आप बोलोगे सामने वाले की पर्सनैलिटी चेक कैसे करेंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आपसे यदि 5 मिनट भी व्हाट्सएप पर बात करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके अंदर कितना दिमाग है, आप कितने लॉजिकली सोचते हैं। तो वो टेस्ट जिसके अंदर हम सामने वाले की पर्सनैलिटी चेक करते हैं वो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं। अब हम आंसर देखते हैं, या इनको एक बार मैं समझा देता हूँ। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है, हम सामने वाले का IQ लेवल चेक करते हैं। HRM में जब ये क्वेश्चन आया है तो ये एम्प्लॉय के सिलेक्शन टेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो टेस्ट है ये अदर चीज़ों में भी अप्लाई हो सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट किसी पेशेंट का इलाज करने के लिए इनको लगा सकता है। क्रिमिनल साइकोलॉजी में काम में लिया जा सकता है, क्रिमिनल को समझने के लिए, स्टूडेंट को समझने के लिए हम काम में ले सकते हैं, और एम्प्लॉय पर भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको इन टेस्ट का मीनिंग बता रहा हूँ, एम्प्लॉय से रिलेट करके आप एक बार मत देखना। इंटेलिजेंस टेस्ट में हम सामने वाले का IQ लेवल चेक करते हैं। जैसे IAS की जॉब है या टीचर की जॉब है तो IQ लेवल बढ़िया होना ही चाहिए टीचर का। एप्टीट्यूड टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं, देखो इंटेलिजेंस टेस्ट में तो हम ये चेक कर रहे थे वो पहले से कितना इंटेलिजेंट है। एप्टीट्यूड टेस्ट में हम ये चेक करते हैं एम्प्लॉय को पहले से नहीं आता, कोई बात नहीं पहले से नहीं आता तो, लेकिन इतनी एबिलिटी है क्या कि अब सिखाएंगे तो सीख जाएगा वो,
और इतनी एबिलिटी भी नहीं है कि अब सिखाएंगे तो वो अब भी नहीं सीख पाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप अपने दादाजी को मोबाइल चलाना सिखा रहे हैं या आप अपने दादाजी को सिखा रहे हैं कि ऑनलाइन वीडियो कैसे बनाएं, तो सीख जाएंगे क्या? हो सकता है कुछ के दादाजी बिल्कुल अपडेटेड हो, लेकिन जनरली दिक्कत आएगी, एप्टीट्यूड टेस्ट वो पास नहीं कर पाएंगे, पहले से भी नॉलेज नहीं है और इतनी एबिलिटी भी नहीं है कि अब वो सीख पाएँ। लेकिन मान लीजिए कि आप लोग हैं, आप लोगों ने मान लो टेली पर काम कभी भी नहीं किया या कुछ नए सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, टेली की जगह सरल सॉफ्टवेयर आ चुका है, या फिर आजकल MS ऑफिस की जगह बड़े ऑर्गेनाइजेशन में लिब्रा सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है, आपको नहीं आता लेकिन आप सीख जाओगे क्या? बिल्कुल सीख जाओगे। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में ये चीज़ें चेक की जाती है। इंटरेस्ट टेस्ट क्या होते हैं? इंटरेस्ट टेस्ट में हम ये चेक करते हैं कि एम्प्लॉय में उस काम को करने के लिए इंटरेस्ट भी है या नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जब हम टीचर अपॉइंट करते थे तो मैं एक क्वेश्चन पूछता था, उसके बाद 70% सिलेक्शन टीचर का हो चुका होता था। मैं पूछता था कि सर आपका कितने साल पढ़ाने का इंटरेस्ट है? तो टीचर बोलता था कि सर मैं तो 3-4 साल पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैरिज हो जाएगी या फिर जॉब वगैरह करनी है। या फिर टीचर ये कहता था कि जब तक CA कंप्लीट नहीं हो जाए, कि अभी तो CA फाइनल में हूँ, तब तक पढ़ाना है, उसके बाद तो जो भी करनी है, टीचिंग में क्यों आएंगे। तो देखो मैं उस टीचर को कभी भी सिलेक्ट नहीं करता था, चाहे वो कितना भी बढ़िया पढ़ाएं। देखो रीज़न क्या है, यदि टीचर को 3 साल पढ़ाना है तो वो नॉलेज खुद के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा, नई चीज़ें वो नहीं ढूंढेगा। लेकिन यदि टीचर ने ये कहा कि मुझे तो लाइफ टाइम पढ़ाना है, तो इसके अंदर मतलब है वो बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करेगा, क्योंकि लाइफ टाइम उसे काम ही वही करना है। तो इंटरेस्ट टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि सामने वाले का उस चीज़ में इंटरेस्ट भी है या नहीं है। ये मैंने आपको बहुत बढ़िया बात बता दी है। इंटरव्यू के लिए जाओ तो ध्यान रखना, सामने वाला आपसे पूछे कि आप कॉलेज टीचर क्यों बनना चाहते हो, आप बोलो कि और कुछ करने के लिए मिला ही नहीं, कॉलेज टीचर नहीं बनूं तो क्या करूं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब सबसे अच्छा पॉइंट है टेट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट में नंबर 4 आ जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन एंड रीजनिंग हम चेक कर रहे हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में हमारा आंसर आ जाएगा 1। लेटेंट एबिलिटी हम चेक कर रहे हैं। लेटेंट का मतलब होता है अनडिस्क्लोज्ड, जो सामने नज़र तो नहीं आ रही है लेकिन एबिलिटी है। मतलब शुरुआत में तो लग रहा था एम्प्लॉय को कुछ नहीं आता, लेकिन कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर हमारा आंसर 2 आ ही जाएगा और TAT के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा 3। 4 1 2 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम टेट के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। टेट वाला जो टेस्ट है वो जनरली एम्प्लॉय पर नहीं लगेगा, ये या तो स्टूडेंट पर लग सकता है या साइकोलॉजिस्ट पेशेंट पर लगा सकता है या फिर क्रिमिनल साइकोलॉजी में भी काम में आ सकता है। फुल फॉर्म है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है, 1930 में दिया गया था। यदि आप में से कुछ लोग फर्स्ट ग्रेड या PGT टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों ने साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने TAT टेस्ट पढ़ा होगा। 1930 में दिया गया था। मर्रे और मॉर्गन ने दिया था। प्रोजेक्टिव टेस्ट है और साइकोलॉजिकल टेस्ट है। प्रोजेक्टिव टेस्ट में का मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सामने वाले की पर्सनैलिटी हम चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, ये दोनों फोटोज देखिए, ध्यान से देख लीजिए। ये पहली फोटो और ये फोटो दिखाकर सामने वाले से पूछते हैं कि आप अपने आइडियाज़ रखिए, इस फोटो से आपको क्या लगता है, या फिर एक स्टोरी प्रिपेयर कीजिए इस फोटो को देखकर। तो देखो सभी लोग, आप खुद देखिए ये फोटो और आपको इस फोटो से क्या लग रहा है। तो देखो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीज़ें लगेगी। किसी को लगेगा कि एक कमज़ोर इंसान है जो हाथ जोड़ रहा है, किसी और को लग सकता है कि एक राक्षस है जो भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। तीसरे पर्सन को लग सकता है कि ये किसी का सपना है जिसमें वो डरावना सपना देख रहे हैं। चौथे पर्सन को लग सकता है कि ये हमारा फ्यूचर दिखा रहा है
कि फ्यूचर कितना अंधकार होने वाला है। तो हर पर्सन को अलग अलग लग सकता है, उससे हमें सामने वाले की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगा। तो कई सारी पिक्चर एक साथ दिखाई जाती है, ऐसा नहीं है कि एक ही पिक्चर दिखाई जाएगी। जब मॉर्गन और मर्रे ने ये टेस्ट बनाया था तो कंप्लीट वर्जन में उन्होंने 31 पिक्चर इंक्लूड की थी। फिर डिफरेंट लोगों ने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लिया, किसी ने 10 फोटो इंक्लूड की, किसी ने 15 इंक्लूड की। वैसे मैं ये मानता हूँ कम से कम 15 फोटो तो इंक्लूड करनी ही चाहिए। एक फोटो से आप सामने वाले के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। या सेकंड हमारी ये फोटो है, मोस्ट पॉपुलर फोटो है मोनालिसा। आज तक इसके बारे में कोई ये नहीं बता पाया कि ये जेंट है या फिर फीमेल है, ये हंस रहा है या फिर ये इंसान सेटिस्फाई है या फिर सरप्राइज हो रहा है। तो इससे हम पर्सनैलिटी के बारे में पता कर सकते हैं। इसके बारे में इस मेथड से हमें ट्रेनिंग के बारे में पता चल जाएगा और इंटरप्रिटेशन टेक्निक भी कहा जाता है क्योंकि हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू। मान लीजिए कि आप HR मैनेजर हैं, तो आपके सामने मेन काम क्या है, क्या मेन चैलेंज है। तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये तो साफ है कि आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आंसर तो नहीं आएगा। कंट्रोल द ग्रुप, bring in coordination, integrate the individual and organizational objective, restrict group formation। तो 1 and 4 तो नहीं आएगा क्योंकि ये नेगेटिव चीज़ों की बात कर रहा है। ग्रुप को कंट्रोल करने से क्या हो जाएगा, जो 2 और 3 है वो हमारा करेक्ट हो सकता है। इनमें से ज़्यादा बेटर कौन सा है ये आपको एग्जाम में पता करना पड़ेगा। तो देखिए 3 में ये बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को इंटीग्रेट करना। मान लीजिए रिलायंस लिमिटेड के अंदर 1 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं। अब वो 1 लाख एम्प्लॉय आप सही बताइए खुद के लिए काम कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। वो खुद के लिए काम कर रहे हैं, उनको अपने परिवार का पालन पोषण करना है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के फायदे का काम तो जनरली नहीं करेंगे। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है कि जब एम्प्लॉय का पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा हो तो साथ में ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाए। जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है वो इंटीग्रेट हो जाए। तो 3rd हमारा ज़्यादा करेक्ट है, 3rd हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिटन स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन, ट्रेड एंड जॉब ड्यूटीज इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन, एनालिसिस, इवेल्युएशन एंड जॉब कंपेरिजन। जॉब कंपेरिजन के तो नाम से लग रहे हैं 2 जॉब को हम कंपेयर कर रहे हैं। जॉब इवेल्युएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल 2 चीज़ें होती है। जॉब इवेल्युएशन में हम जॉब का इवेल्युएशन कर रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो CEO की पोस्ट है उसकी कितनी वर्थ है, उसके लिए कितना पेमेंट होना चाहिए। जबकि परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम ये चेक करेंगे मिस्टर एक्स को हमने CEO बना रखा था, उसकी परफॉर्मेंस साल भर में कैसी रही, उसकी सैलरी बढ़ाएं क्या या नहीं बढ़ाएं। जॉब इवैल्यूएशन में 2 चीज़ें इंक्लूड की जाती है, एक तो होता है जॉब स्पेसिफिकेशन, एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में ड्यूटीज आती है और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्वालिफिकेशंस वगैरह को इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर स्पेसिफिकेशन आ जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन तो हमें आंसर में भी नहीं दिया गया था। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, रोल इज डिफाइंड एज पोजीशन। जब हम 1 लाइनर डिस्कस करेंगे 100+ रामबाण सीरीज में, तब हम काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉइंट देखेंगे। और मैंने आपको वैसे पहले भी बता दिया था रोल का मतलब क्या होता है, पोजीशन होता है। और ये वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान से देखना,
70% स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहेगा। क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपको कंफ्यूजन रहेगा। थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है, लैंग्वेज आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। रोल इज डिफाइंड एज द पोजीशन ए पर्सन ऑक्यूपाइज एज डिटरमाइंड बाय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सिग्निफिकेंट पर्सन इंक्लूडिंग सुपीरियर, सबॉर्डिनेट, पीयर, इंडिविजुअल हिमसेल्फ। ये क्वेश्चन तब हो पाएगा जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे और पूरे सेंटेंस के साथ आप इन ऑप्शन को भी जोड़ देना। पूरे सेंटेंस में पहले आप ऑप्शन नंबर 1 को जोड़कर देखना, फिर 2 को, फिर 3, फिर 4, और सबसे बेस्ट सेंटेंस आपको जो लगे वो हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर आंसर देखो, क्वेश्चन ये बोल रहे हैं रोल का मतलब होता है पोजीशन, और उस पोजीशन को डिटरमाइन किया है कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने, जिसके अंदर शामिल है, कौन शामिल है, उसके अंदर वो एम्प्लॉई खुद भी शामिल है। मैं अपना रोल जो मानता हूँ वो बाकी सिग्निफिकेंट लोगों ने तो तय किया ही है, मैंने खुद ने भी अपना रोल तय किया है। मोदी जी का जो रोल है वो बाकी लोगों ने तो तय किया ही है, उन्होंने खुद ने भी सोचा होगा कि मेरा रोल क्या है। प्रधानमंत्री का है, प्रधान सेवक का है, राजा का है, फकीर का है, तो उन्होंने खुद ने भी अपना रोल सोचा होगा, वो खुद भी एक सिग्निफिकेंट पर्सन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द नीड टू बिलोंग एंड प्राइड टू बिलोंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड थ्रू। देखो, सबसे पहली बात, एक वर्ड काम में लिया जाता है इंटेग्रेट। इंटेग्रेट का मतलब होता है एम्प्लॉय को ये लगे कि ऑर्गेनाइजेशन उसका भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ये कहता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओनर ये कहता रहे कि आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तुम एम्प्लॉई हो, मैं ओनर हूँ। ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि हम सभी का ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब हम ये फीलिंग क्रिएट कर देते हैं एम्प्लॉय में, वह होता है इंटीग्रेशन। जैसे ये हमारा यूट्यूब चैनल है या मेरा यूट्यूब चैनल है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, और मैं गारंटी देता हूँ टाइम जरूर लगेगा, लेकिन 5 साल के बाद में आपको गर्व होगा कि आप इस यूट्यूब चैनल से पढ़कर एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर पढ़ा रहे हो। सबसे बेस्ट चैनल हम इसको बनाने वाले हैं। तो ये बोल रहे हैं ये जो इंटीग्रेशन हम क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय में, कैसे हम क्रिएट कर पाएंगे? एचआरएम से, कॉरपोरेट कल्चर से, मोटिवेशन से, फेयर कंपनसेशन प्लान से। देखो स्टूडेंट, काफ़ी दिन हो गए मैंने आपको ये बात बताए, वैसे मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, तो रिवाइज करा देता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन करने के 2 मेथड होते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। कल मैंने जो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बनाया था उसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट मैंने नहीं बताए थे। एक साथ अगर मैं सारे पॉइंट बताऊंगा तो आप बोर हो जाओगे, तो धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा। हो सकता है एक सेकंड वीडियो भी मैं आपको बनाकर दे दूं। तो एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन करने के 2 मेथड है। पहला मेथड है कि आपने ऑप्शन देखे भी नहीं, लेकिन आपको तो पक्का पक्का वो आंसर आता था तो भी आप ऑप्शन पढ़ लेना और उसके टिक कर लेना। तो पहला मेथड है, आपको 100% ऑप्शन के बारे में पता था, तो करेक्ट आंसर पता था, तो आप उसके टिक लगा दोगे। ऐसा जनरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में होगा और लीगल एस्पेक्ट में होगा जब आप 100% कर सकते हो। दूसरा है, आपको वो आंसर आता ही नहीं है, आपको नहीं पता क्या आएगा क्या नहीं आएगा। एक बात बता देता हूँ, यदि आपको 50% भी विश्वास है, 25% का मतलब ये हो गया कि चारों ऑप्शन पर आपको बिल्कुल इक्वल विश्वास है। 50% का मतलब है 2 ऑप्शन पर आपको विश्वास है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन करके आना है, चाहे नेगेटिव मार्किंग कितनी भी हो। वैसे नेट के पेपर में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यदि 50% विश्वास है, 2 क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन करके आना है, चाहे नेगेटिव मार्किंग हो। मेरी गारंटी है फायदे में रहोगे, नुकसान में नहीं जाओगे। तो मान लीजिए 2 क्वेश्चन में आपको ये नहीं पता था क्या आंसर आएगा, तो आप ऐसा करना, जो आपको लगता है नहीं आएगा उसको आप पहले क्रॉस कर देना। इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो जब भी मैं बोलूँ एलिमिनेशन मेथड, आप समझ जाना, अगली बार बताऊंगा नहीं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो ये बोल रहे हैं, तो देखो 1 और 4 तो हमारा नहीं आएगा, बचे ये 2। इनमें से ज़्यादा बढ़िया हमें कौन सा लग रहा है? सेकंड हम करेंगे। हो सकता है कि आपको मोटिवेशन लगाओ,
केवल मोटिवेशन से ही काम नहीं चलेगा। मान लीजिए आप बोलोगे कि सर आप तो हमें मोटिवेट करते रहते हो, तभी हमें लगता है कि ये अपना यूट्यूब चैनल है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में केवल मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। हम ये बोलते रहें कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आप एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाते नहीं हो, काम करने के लिए फैन उसको देते नहीं हो, इतनी गर्मी में कूलर तक नहीं दिया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। तो जब तक कॉरपोरेट कल्चर नहीं है, जब मैं जॉब कर रहा था तो मुझे एक दिन गुस्सा आया। मीटिंग चल रही थी, हमारी बोर्ड मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले तो सिम निकाल कर रखी कि ये अपनी सिम पकड़ो और जयराम जी की रेजिग्नेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब, वैसे तो आप मोटिवेट कर लो कि अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपना डिपार्टमेंट, अपना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, लेकिन कॉरपोरेट कल्चर आपके पास है नहीं, रेस्पेक्ट आप करना जानते नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि जो मेरिट होल्डर है उससे कैसे काम में लिया जाना है। जिन लोगों ने बिल्कुल 40% से जॉब ले ली, वो बॉस बनकर बैठे हैं। तो कॉरपोरेट कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कई बार मैं भी भावनाओं में बह जाता हूं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बताना इन स्टेटमेंट के बारे में कौन से करेक्ट है। स्टेटमेंट 1, हिरार्ची, स्टेटस, ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही बात है, ये स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट ही है। स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट का मतलब है ये सभी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। स्टेटमेंट 2, इन इंडियन कंटेक्स्ट इमोशन, फीलिंग, सिंपैथेटिक, perception, impression and the affective component have influenced people more than anything else। ये भी बिल्कुल सही बात है। इमोशन का मीनिंग आपको पता है, फीलिंग का मीनिंग आपको पता है, सिंपैथेटिक, परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में हमने पहले से ही परसेप्शन बना रखा है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। हमने पहले से परसेप्शन बना रखा है, बिना हमने किसी नेता के बारे में पढ़े हमने ये पता लगा रखा है वो इंसान गंदा था, वो इंसान बढ़िया था। इम्प्रेशन हो सकता है। इफेक्टिव कंपोनेंट का मतलब होता है हमने कुछ अपने प्रिंसिपल्स बना रखे हैं। तो ये बोल रहे हैं इंडिया में ये चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करती है हमें बजाय चीज़ों के। तो बिल्कुल सही बात है। अगर ये ऑप्शन दे देता कि स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो बिल्कुल गलत बात है। दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों ही हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडिया में हम इमोशनल होकर के डिसीजन लेते हैं। जब चुनाव में कहा जाता है कि 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, हमें भी पता है कि नहीं दिए जाएंगे, लेकिन हम इमोशनल हो जाते हैं। चुनाव में अगर नेता ये भी कह दे कि मुर्गे से अंडा निकाल कर दिखाऊंगा, तो भी हम सोचते हैं कि एक बार तो इसको वोट देंगे, जबकि हमें पता है कि नहीं हो सकता। फिर भी हमें लगता है कि वोट की जिताने के बाद देखेंगे ये क्या बोलता है, कुछ नहीं, चाट जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्शन मेथड यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा सिलेक्शन मेथड काम में लेते हैं। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन का क्या इलाज है। आप ये मानकर चलो आपको एक एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, अपने घर के लिए एक नौकर को अपॉइंट करना है। कौन सा तरीका जनरली लोग काम में लेते हैं, इंटरव्यू मेथड काम में लिया जाएगा। आप ये मत बोलना हम तो रेफरेंस काम में लेंगे, किसी को कहेंगे। आपके केस में हो सकता है ये बात सही हो, लेकिन रेफरेंस हर चीज़ में लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता। और रेफरेंस वाले में भी इंटरव्यू तो आप लोगे ही, जब वो पर्सन आएगा तो उससे आप 2-4 क्वेश्चन पूछकर डिसाइड करोगे, तो इंटरव्यू से ही सिलेक्शन होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द सिस्टेमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एम्प्लॉई जॉब रेलेवेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज कॉल्ड। तो इस बात पर फोकस करना। ये बोल रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टेमेटिक डिस्क्रिप्शन है जिसमें हम एम्प्लॉय की रेलेवेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस लिख रहे हैं। रेलेवेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस लिख रहे हैं एक एम्प्लॉय की, तो उसे क्या कहा जाएगा। क्या हमारा आंसर आएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द टेस्ट दैट मेजर वेदर एन इंडिविजुअल हैज कैपेसिटी और द लेटेंट एबिलिटी टू लर्न ए गिवन जॉब। उसे कोई जॉब दिया जाएगा तो वो सीख तो जाएगा क्या, ये हम कैसे चेक करेंगे, कौन से वाले से चेक करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था।
तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल नॉलेज में बताने की ज़रूरत नहीं है, जनरल नॉलेज चेक की जाती है यहाँ पर। साइकोमोटर क्या होता है? 3 चीज़ें होती है, पहले भी मैंने आपको बताई थी। एक होता है साइकोमोटर, एक होता है कॉग्निटिव, एक होता है अफेक्टिव। साइकोमोटर का मतलब होता है हम अपने बॉडी ऑर्गन से जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो साइकोमोटर में आता है, जैसे खेलना, दौड़ना, ये चीज़ें। साइकोमोटर वाला टेस्ट किस में लगाया जाएगा? टाइपिस्ट के केस में लगाया जा सकता है। टाइपिस्ट के केस में नॉलेज इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, उसकी जो साइकोमोटर स्किल है वो मैटर करेगी, उंगलियां कितने फास्ट काम करती है। नॉलेज भी वैसे मैटर कर सकती है कि वो चीज़ों, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसकी सेटिंग वगैरह कितने अच्छे से कर सकते हैं। हो सकता है उसको नंबर ही नहीं लगाने आते हो, कीबोर्ड से नंबर टाइप करता हो 1 2 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग ऑपरेट इन एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन। और ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये बोल रहे हैं मैन पावर प्लानिंग के जो एस्पेक्ट होते हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में यदि आप डायरेक्ट प्रोसीजर बना सकें तब तो अच्छी बात है, वरना ऑप्शन देखकर लगा कर देख लेना कि क्या बेस्ट रहेगा। प्रोसीजर जो हमारी स्पेसिफिक टॉपिक सीरीज है उसमें एक टॉपिक मैंने प्रोसीजर का भी इंक्लूड किया है। तो जितनी भी एचआरएम में प्रोसीजर होती है, स्टाफिंग की, प्लानिंग की, उन सभी को हम एक ही जगह पर विद क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सोच समझकर लगभग 7-8 घंटे लगाकर मैंने ये तैयार किया है कि कौन कौन से टॉपिक मैं आपको एचआरएम में कराऊंगा और कैसे कैसे कराऊंगा। तो प्रोसीजर हम कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले आएगा मैन पावर फोरकास्टिंग हम करेंगे। फोरकास्टिंग में हम ये पता करते हैं कि हमें टोटल कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। हमें पता चला टोटल 5000 एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है। फिर मैन पावर इन्वेंट्री होगा, इसमें हम देखेंगे ऑलरेडी हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ है। 3000 एम्प्लॉयज़ हमारे पास पहले से है। फिर हम करेंगे जॉब एनालिसिस, उसके बाद हम रिक्रूटमेंट कर लेंगे। तो 4 3 2 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज ए मेंबर ऑफ वेजेज बोर्ड। वेजेज बोर्ड के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, लास्ट बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। वेजेज बोर्ड कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। स्टेचुरी होते हैं क्या? नहीं होते, क्योंकि इनके रिगार्डिंग एक्ट नहीं है। क्या इनका पर्पज होता है? गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं, और गवर्नमेंट इंडस्ट्री के मैनेजमेंट को एडवाइस देती है कि भैया मैनेजमेंट और लेबर के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है ऐसे आप सॉल्व कर लो। जो एडवाइस है वो कंपलसरी होती है कि वॉलेंट्री होती है? वॉलेंट्री होती है। कौन कौन इसके मेंबर होते हैं? 3 प्रकार के लोग होते हैं। वर्कर के पार्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और कुछ इंडिपेंडेंट लोग होते हैं जिसके अंदर इकोनॉमिस्ट वगैरह को इंक्लूड किया जा सकता है। जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके रिगार्डिंग स्टेचुरी होता है वेज बोर्ड, उनके लिए लीगल प्रोविज़न है हमारा। जो क्लॉथ इंडस्ट्री है उसके रिगार्डिंग सबसे पहले वेजेज बोर्ड इंडिया में बनाया गया था। अब देखिए, ये बोल रहे हैं किसको मेंबर के रूप में इंक्लूड नहीं किया जाता है? एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव, कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव, वेजेज एक्सपर्ट। तो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 360 डिग्री अप्रेजल रेफर्स टू द अप्रेजल टू बी डन बाय। परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड का बहुत ही शानदार और डिटेल्ड ट्रिकी वीडियो हमने डिस्कस किया था, जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने देखे थे। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से आप देख लेना। तो ये बोल रहे हैं जो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है उसमें अप्रेजल कौन करता है? यदि आप इसका आंसर ए सोच रहे हैं तो आप गलत है, सी हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। जितने भी लोगों से हम फीडबैक ले सकते हैं उतने लोगों से फीडबैक हम ले लेते हैं। एक वर्ड मैंने याद करवाया था 360 डिग्री अप्रेजल में, एवरीवन अप्रेजेज एवरीवन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द
फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोरम ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। WPM का भी एक अलग से टॉपिक आएगा। ये बोल रहे हैं कि कौन सा WPM का पार्ट नहीं है। आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन से आपको पता चलना चाहिए। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, वर्क कमेटी, कैंटीन कमेटी, शॉप लेवल काउंसिल। तो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट में इसमें से क्या नहीं आएगा? ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, सब्सिडाइज्ड कैंटीन फैसिलिटी। सेकंड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों आया अभी समझते हैं फ्रिंज बेनिफिट को। जिन टॉपिक के बारे में डिटेल में ज़रूरत नहीं थी उनके बारे में मैंने अलग से टॉपिक यहाँ पर नहीं लिखे। फ्रिंज बेनिफिट के बारे में एक वर्ड याद रखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है? एडिशनल बेनिफिट होते हैं जो हम एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा दे रहे हैं। सैलरी के अलावा देंगे तो क्या होगा? एम्प्लॉय को खुशी होगी, मोटिवेशन मिलेगा। वॉलेंट्री भी हो सकते हैं, कंपलसरी भी हो सकते हैं। कहने का मतलब पॉइंट नंबर 1 से ही पता चलेगा, इससे पता नहीं चलेगा कि वॉलेंट्री है या कंपलसरी है। वॉलेंट्री या कंपलसरी देखकर पता नहीं चलेगा कि फ्रिंज बेनिफिट है या नहीं है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मेडिकल फैसिलिटी देना कंपलसरी होता है, वो भी फ्रिंज बेनिफिट है। और गाड़ी देना कंपलसरी नहीं होता, वो भी फ्रिंज बेनिफिट है। कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। एम्प्लॉय को हम हर महीने 2,000 रुपये देते हैं। 2,000 रुपये हम एम्प्लॉय को किस लिए देते हैं? इसलिए देते हैं एम्प्लॉय को कि आप बढ़िया नॉलेज एक्वायर करना, बढ़िया बुक्स वगैरह आप खरीदना। मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, फेमस और बड़ा इंस्टीट्यूट है मित्तल कॉमर्स क्लासेज जयपुर में। 2012 में पढ़ाता था। एक पॉलिसी मुझे मित्तल कॉमर्स क्लासेज की बहुत बढ़िया लगती है। वो ये फ्रिंज बेनिफिट देते थे अपने टीचर को कि कोई भी आपको बुक चाहिए आपके सब्जेक्ट की, बस बताओ हम मंगवा देंगे। मैंने उनसे 10 बुक भी मंगवाई, उन्होंने कभी नाक ऊपर नहीं किया कि 2,000 रुपये की बुक तो आपको हम नहीं मंगवा कर देंगे। मैंने उनसे 800 रुपये की बुक मंगवाई, वो भी उन्होंने मेरे को ला कर दी। उन्होंने क्या माना, एक 800 रुपये की बुक से यदि हमारे टीचर का एक भी कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाता है तो 800 रुपये वसूल है। तो ऐसी पॉलिसीज भी होती है। अच्छी चीज़ों की मैं हमेशा तारीफ करता हूँ, चाहे वो मेरा कंपटीटर हो चाहे कुछ भी हो। तो देखो, जो फ्रिंज बेनिफिट हैं वो हमारे कैश में भी हो सकते हैं, काइंड में भी हो सकते हैं। गाड़ी हमने दे दी, वो कैश में है, और फैसिलिटी दे रहे हैं कि पैसे नहीं देंगे हम बुक मंगवा देंगे, काइंड में, वो भी फ्रिंज बेनिफिट है। चाहे वो काम होने के पहले पैसे दिए गए हों चाहे बाद में दिए गए हों, चाहे बुक मंगवा दी आपको या फिर बुक के लिए आपको पैसे दे दिए, चाहे बुक खरीदने से पहले पैसे दे दिए या बोल दिया पहले आप खरीद लो बाद में हम आपको रिम्बर्स कर देंगे। जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ट्रेवलिंग अलाउंस के केस में होता है, कन्वेंस अलाउंस के केस में होता है, पहले अपनी जेब से खर्च कर लो बाद में ले लेना मंथ एंड पर। तो फ्रिंज बेनिफिट में बस एक चीज़ ध्यान रखना कि सैलरी के अलावा में एक्स्ट्रा में होते हैं। आप बोलोगे बाकी चीज़ें तो समझ में आ गई कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस फ्रिंज बेनिफिट है, चिल्ड्रन को फ्री में पढ़ाया जा रहा है वो भी फ्रिंज बेनिफिट है। मैं 2018 में एक स्कूल में पढ़ाता था, काफ़ी बढ़िया स्कूल है हरियाणा का, यदुवंशी शिक्षा निकेतन। तो वो अपने टीचर को फैसिलिटी देता है कि बच्चों की टीचर की बच्चों की फ़ीस 50% लगेगी। थोड़ा बहुत मेरे साथी इंस्टीट्यूट्स का प्रमोशन भी होता रहे तो बढ़िया है, उन लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगली चीज़ है सब्सिडाइज्ड कैंटीन फैसिलिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, सस्ता खाना मिलता है। जो भी MLA MP वगैरह है उनको 5 रुपये में बहुत बढ़िया खाना मिलता है।
मोदी जी ने 5 रुपये किए हैं, पहले तो 2 रुपये ही कॉस्ट थी, तो मोदी जी ने ये बहुत बढ़िया काम कर दिया, 2 रुपये से 5 रुपये कर दिए, कम से कम 50 रुपये तो वैसे करने चाहिए थे। आप बोलोगे कि डियरनेस अलाउंस फ्रिंज बेनिफिट क्यों नहीं है, ये बताओ हमें। तो आप देखो, आप ये बताओ डियरनेस अलाउंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? महंगाई भत्ता। क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि सैलरी को बार बार बढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो गवर्नमेंट इंडेक्स लेवल देख लेती है महंगाई का और उसके अकॉर्डिंग कंपनसेट करने के लिए आपको डीए दे दिया जाता है। आपको 20,000 सैलरी पर रखा गया था, 5 साल बाद में 20,000 की वैल्यू 20,000 रही नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई, तो आपको साथ में डीए दे दिया जाएगा, जिससे कि पहले की 20,000 और 5 साल बाद की 25,000 इक्वल रहे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल टर्म यूज्ड फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज। HRP के लिए ट्रेडिशनल टर्म हम कौन सा यूज करते हैं? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मैन पावर प्लानिंग, रट लेना, इसका कोई इलाज नहीं है। रामबाण सीरीज में 1 लाइनर में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। स्टूडेंट, यदि आपको ये सीरीज बढ़िया लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। जब भी हमारा MCQ का वीडियो आएगा उससे पहले मैं क्विज जरूर इंक्लूड करूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में 2 चीज़ें बता देनी है। एक तो आपको ये बता देना है, ग्रेजुएटी के रिगार्डिंग मैंने आपसे पूछा था कि जब ग्रेजुएटी एक्ट लगता है तो ईयर ऑफ सर्विस को हम राउंड ऑफ करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर करेंगे तो 6 मंथ को 1 साल मानना है या इग्नोर करना है। सेकेंड बात, आप मुझे ये बता दीजिए कि मैंने ये जो स्ट्रेटेजी में चेंज किया है, मैंने जो स्ट्रेटेजी में चेंज किया है कि एक साथ एक ही सब्जेक्ट लेंगे, ये कंप्लीट होने के बाद सेकंड सब्जेक्ट, इस तरीके से कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, ये सही तरीका है या एक साथ सारे सब्जेक्ट चलाने चाहिए? यदि आपको ये लग रहा है कि सारे सब्जेक्ट एक साथ चलाने से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, नहीं होगा। कोर्स उतने ही टाइम में कंप्लीट होगा, क्योंकि वीडियोस तो मैं उतने ही बनाऊंगा, बस इस तरीके से कम कुछ तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, वैसे आपका कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। एक और बात आप मुझे बता देना, क्विज में मैंने आपको 30 सेकंड का टाइम दिया था ईच क्वेश्चन। आप मुझे ये बता देना 30 सेकंड का टाइम एप्रोप्रिएट है या फिर कम है? आपको केवल ये नहीं देखना है कि टाइम कम तो नहीं है, आपको ये भी देखना है टाइम ज़्यादा तो नहीं है। अगर टाइम ज़्यादा है तो फिर टाइम का फ़ायदा ही क्या है? टाइम थोड़ा सा कम पड़ना चाहिए, तभी तो आपकी स्किल इंप्रूव होगी। आपको लगेगा कि इतने टाइम में मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एग्जाम में तो हमें 1 मिनट मिल जाता है। देखो, एग्जाम में आपको जो 1 मिनट मिल रहा है वो भी कम पड़ेगा, इसलिए कम पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर आपको अकाउंट्स टैक्स वगैरह में हो सकता है एक क्वेश्चन में 3-3 मिनट लगानी पड़े, तो थ्योरी क्वेश्चन को आपको 15-15 सेकंड में करना पड़ता है। मैं तो ये मानता हूँ कि 8-8 सेकंड में थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाने चाहिए। यदि वो मैच द फॉलोइंग वाले बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है तो 8 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। तो मैं वहाँ पर जो ईच क्वेश्चन के लिए टाइम है वो 15 सेकंड या 20 सेकंड करने की सोच रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली बता देना कितने सेकंड मुझे करना चाहिए। आप लोगों की ओपिनियन के अकॉर्डिंग मैं डिसीजन लूँगा। ये तीनों चीज़ें ज़रूर बता देना। यदि आप रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो कोई भरोसा नहीं हो सकता है मैं क्विज बंद कर दूं, हो सकता है वीडियो बनाना भी बंद कर दूं। जब मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता तो मेरा दिमाग खराब होता है। मुझे लगता है कि 15 घंटे एक वीडियो में बनाने से बढ़िया है और भी बहुत सारे काम हैं वो मैं कर सकता हूं। मेरे पास डेली ऑफलाइन स्टूडेंट आते हैं, उनको मैं वापस भेज देता हूं कि एक स्टूडेंट या 5-5 स्टूडेंट को पढ़ाने से बढ़िया है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। ये मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो जो मैंने आपसे पूछा है वो आप ज़रूर बता देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हैवी रिलायंस ऑन इंटरनल रिक्रूटमेंट कैन रिजल्ट इन। तो आपको पता है 2 प्रकार के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। स्पेसिफिक टॉपिक सीरीज में हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल वाले के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है। एक होता है ट्रांसफ़र, एक होता है प्रमोशन। फिर से लिख देता हूँ, देखो एक्सटर्नल वाले के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है। एक होता है ट्रांसफ़र, एक होता है प्रमोशन, एक होता है डिमोशन और एक होता है
ले ऑफ। ट्रांसफर का मीनिंग आपको पता है, प्रमोशन का भी पता है, प्रमोशन का ऑपोजिट डिमोशन होता है। ले ऑफ का मीनिंग आप बताओगे या मैं बताऊं? चलो मैं ही बता देता हूं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ले ऑफ को डिटेल में समझाया गया है। ले ऑफ का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय को शॉर्ट टाइम के लिए हटा दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने यदि प्राइवेट स्कूल से अपनी स्कूलिंग की है, तो जो छोटे मोटे स्कूल होते हैं, जिन स्कूल में मैंने पढ़ा है, यदुवंशी शिक्षा निकेतन जैसे बड़े वाले स्कूल नहीं, जो 2-2 लाख रुपए पर मंथ के टीचर रखते हैं, यकीन मानिए 2-2 लाख रुपए पर मंथ टीचर को दिए जाते हैं। तो फिर उन स्कूल की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल होते हैं वो क्या करते थे, आपसे फीस तो 12 मंथ की लेते थे और 2 मंथ या 1 मंथ आपकी छुट्टी रहती थी मई और जून में। उन 2 महीने की सैलरी वो टीचर को नहीं देते थे। वो क्या करते थे, ले ऑफ कर देते थे और जुलाई में टीचर को फिर से रख लेते थे। ले ऑफ का मतलब एम्प्लॉय को हमने शॉर्ट टाइम के लिए हटा दिया, क्योंकि तब एम्प्लॉय की नीड नहीं है, पहले से ही हमारे पास गुड्स काफ़ी ज़्यादा बन चुका, या 2 महीने ऐसे हैं कि अब गुड्स बन नहीं सकता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गवर्नमेंट ने फैक्ट्री पर लोग लगा दिया, या कोरोना चल रहा है तो कोरोना में कुछ भी नहीं हो रहा, एम्प्लॉय को हटा दो। यदि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, मैं ये मानता हूँ न्यूज़पेपर आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, और जो टीवी चैनल है, व्हाट्सएप न्यूज़ है, फेसबुक न्यूज़ है, उन चीज़ों को यदि बंद कर दोगे तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, वहाँ पर हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि ले ऑफ मत करो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ले ऑफ कर दिया गया है। अब देखो, जो हमारे सोर्सेज है इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों के कुछ फ़ायदे होते हैं और दोनों के कुछ नुकसान होते हैं। इंटरनल वाले का फ़ायदा क्या होता है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं, एम्प्लॉयज़ को लगता है कि उन्हें ही प्रमोट करके वैकेंसीज को फिल किया जाएगा, तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं। एक्सटर्नल वाले से ऑपोजिट हो जाएगा, एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो जाएंगे। यदि एक्सटर्नल वाला काम में लोगे तो एम्प्लॉय को लगता है कि 15 साल से तो मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैनेजर आपने बाहर से ले लिया। और इंटरनल वाले का नुकसान क्या होता है, एम्प्लॉय आलसी हो जाते हैं, उनको लगता है कि प्रमोशन तो अपना ही होगा। और एक्सटर्नल काम में लोगे तो एम्प्लॉय ज़्यादा मेहनत करेंगे, उनको लगता है कि अपना नंबर कट सकता है, बाहर वालों का प्रमोशन हो सकता है। अब ये बोल रहे हैं कि इंटरनल वाले से क्या हो सकता है ये बताना है, तो फायदा नुकसान दोनों ही हो सकता है। इंटरनल वाले से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा क्या, नहीं होगा। इंटरनल वाला काम में लोगे तो एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे, नहीं कि डिमोटिवेट, क्योंकि जनरली इंटरनल वैकेंसी जब हम फिल करते हैं तो प्रमोशन के थ्रू करते हैं, नहीं कि डिमोशन के थ्रू। डिमोशन में तो हम पनिश करते हैं। तो यदि इंटरनल रिक्रूटमेंट के थ्रू हम वैकेंसीज फिल कर रहे हैं तो एम्प्लॉई मोटिवेट होंगे। दूसरी बात, अगली बात ये देखो, हाई लेबर टर्नओवर रेशियो। हाई लेबर टर्नओवर रेशियो का मतलब है एम्प्लॉय छोड़कर चले जाते हैं। यदि परमानेंट एम्प्लॉय रहते हैं तो एलटीआर कम है, और एम्प्लॉय छोड़कर जाते रहते हैं तो एलटीआर ज़्यादा है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट आप जानते होंगे, अभी जो मैंने आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम बताया था, फिर से नहीं बताऊंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम, क्योंकि नेगेटिव बात यहाँ पर बताने वाला हूँ। हर साल वहाँ पर टीचर चेंज हो जाते हैं, परमानेंट टीचर को रिटेन नहीं करके रखता है, तो वहाँ पर एलटीआर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो यदि आप इंटरनल सोर्स काम में लोगे तो एलटीआर ज़्यादा नहीं होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट रहेंगे, वो छोड़कर नहीं जाएंगे, उनको लगता है कि 15 साल काम करेंगे तभी तो हमारा प्रमोशन होगा। पुअर ग्रुप डायनेमिक भी नहीं होगा, ये भी ऐसी बात है, मोटिवेटेड रहेंगे तो ग्रुप डायनेमिक स्ट्रॉन्ग होगा। रिड्यूस परफॉर्मेंस, यदि इंटरनल रिक्रूटमेंट काम में लोगे तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, एम्प्लॉय क्यों मेहनत करेगा, उसको लगता है कि प्रमोशन तो अपना ही होगा। तो सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको ये सीरीज कैसे लगी और जो भी मैंने आपसे पूछा है वो जरूर बताना। यदि आपसे एचआरएम का कोई टॉपिक मिस हो गया है तो आपकी स्क्रीन पर है, उनको भी देख डालिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।